आप सभी देख रहे हैं नवीन स्टडी क्लासेज, जिसका आज इतिहास का टॉपिक है गुलाम दास वंश या इलबारी ममलक वंश, जो 1206 से शुरू होकर 1290 में खत्म हुआ था। इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के सबसे विश्वस्त सेनापति था, जो 1206 में इसकी स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को निशा फारस के निशापुर बाजार से एक दास के रूप में खरीदा जाता है। गुलाम दासों को सेना में भर्ती करने के लिए खरीदा था, जिन्हें बंदगा कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश की स्थापना करता है तो लाहौर की अपनी राजधानी बनाता है। 1192 में गोरी के आदेश पर एक बड़ा संस्कृत विद्यालय एवं उसके परिसर में स्थित मंदिर को ऊपरी भाग को तोड़कर 60 घंटे अर्थात 2.5 दिन में एक मस्जिद का आकार देता है, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, को बनवाता है। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद मेहरौली में उसका निर्माण भी करवाता है। 1199 में उसमें के प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है, जो पहली मंजिल तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने को मलिक एंड सिपहसालार की उपाधि धारण करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि वो लाखों में दान देता था, इसलिए उसे लाख बख्श या पीर बख्श भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान मुंह जबानी याद था, इसलिए उसे कुरान खा भी कहा जाता था। 1210 में चौगान, जो घोड़ा पोलो का एक खेल है, खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह 8 महीने के लिए शासन करता है। चूंकि गुलाम के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक इस जगह पर पहुंचा था, तो उसके गुलाम थे शमसुद्दीन उल इल्तुतमिश, जो बाद में उसका दामाद ही बनता है। उस टाइम ये बदायूं का गवर्नर था। इस कारण कुछ अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था। शमसुद्दीन उल इल्तुतमिश बदायूं से आता है और अपने साला आराम शाह को की हत्या कर गद्दी पे विराजमान होता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश एक महत्वाकांक्षी शासक था, जो इस तरह से हत्या कर गद्दी को संभालता है। कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के समय में गुलाम वंश की जो राजधानी थी वो लाहौर था। शमसुद्दीन प्रथम सुल्तान था, जो लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करता है। बगदाद का खलीफा अब्बासी से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर इल्तुतमिश जो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था पहली मंजिल तक, उसको बढ़ाकर 4 मंजिल तक करता है। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की प्रथा चलाता है, अर्थात इस प्रणाली में भरोसेमंद सैनिकों सरदारों को वेतन के बदले जमीन दिया जाता है। इन्हें इक्तादार या मुफ्ती कहा जाता था। 40 विश्वस्त गुलाम सरदारों का संगठन चालीसा दल अर्थात तुर्कानी चहलगामी भी बनाता है। इल्तुतमिश के शासन काल में ही मंगोल शासक चंगेज खान
भारतीय क्षेत्र में आ धमकता है, क्योंकि उसमें ख्वारिज्म का शासक जलालुद्दीन भागकर भारतीय क्षेत्र में घुस जाता है और इल्तुतमिश से शरण मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश उसे शरण नहीं देता है, जिस कारण चंगेज खान वापस लौट जाता है और इस तरह से इल्तुतमिश अपने क्षेत्र को मंगोल सम्राट चंगेज खान से बचा देता है। अपने शासनकाल में ही इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया सुल्तान को शासिका घोषित कर देता है। इस तरह से 1211 से 1236 में तक शासन कर इल्तुतमिश की मृत्यु आती है। अमीरों को रजिया सुल्तान पसंद नहीं थी, फिर भी रजिया सुल्तान अपना काम शुरू कर देती है। सर्वप्रथम वह पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कुब्बा एंड कुल्लाह अर्थात कोट एंड टोपी पहनकर जनता के समान सामने दरबार में आती है। रजिया को याकूत जो घोड़ों का सरदार था उसे प्रेम था, जो अमीरों को बिल्कुल पसंद नहीं था। सर्वप्रथम रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठते ही गैर तुर्कों का सामान बनाना शुरू करती है, जिससे तुर्की अमीर उसके विरुद्ध होने लगते हैं। इसी बीच तबर हिंद जो भटिंडा पंजाब के पास था के इक्तादार मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाता है और इनकार करता है। फलस्वरूप रजिया उस पर आक्रमण करने के लिए सेना को लेकर कूच कर जाती है। इधर विरोधी तुर्क अमीर उसके सौतेले भाई बहराम शाह को गद्दी पे बैठा देते हैं। रजिया सुल्तान अच्छी लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि दिल्ली से जाकर वहां पर लड़ाई करने में कमजोर होना शुरू हो जाती है। उसके सैनिक वगैरह बहुत सारे मर जाते हैं और खाने पीने की रसद भी कम होने लगता है। फलता वो जंग में हार का सामना करने के लिए समय आ जाता है। बट रजिया सुल्तान एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। उसने इस स्थिति को भांपते हुए कूटनीति का सहारा लेती है और वहां के मलिक अल्तुनिया से विवाह का प्रस्ताव भेजकर विवाह कर लेती है। विवाह कर दोनों तबर हिंद से दिल्ली की ओर लौटते हैं। लौटने क्रम में ही हरियाणा के कैथल के पास अक्टूबर 1240 में डाकुओं द्वारा दोनों की हत्या कर दी जाती है। आप बॉलीवुड के एक मूवी के गाना सुनते होंगे, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई। ये जो डाकू थे कैथल वाले इलाके में, उसी पे ये गाना फिल्माया गया है, ठीक ना। कुछ इतिहासकार इसके हत्या के लिए बहराम शाह को जिम्मेदार मानते हैं। इधर दिल्ली में 40 तुर्क सरदारों का जो दल होता है वो उसके प्रेमी याकूत की हत्या कर देते हैं। इस तरह अपने छोटे से कार्यकाल में लगभग 4 वर्ष से भी कम में रजिया काफी अच्छा काम करती है। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज लिखता है, रजिया के पतन में उसका स्त्री होना उत्तरदायी था, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। एल्फिस्टन लिखता है, यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। इस तरह से रजिया सुल्तान का कार्यकाल खत्म होता है और उसके बाद उसका सौतेला भाई बहराम शाह दिल्ली का शासक बनता है, जो 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन करता है। बहराम शाह गद्दी पर बैठते ही नायब ए मुमलिकत पद की स्थापना करता है। इस पद में सुल्तान की शक्तियों को सीमित कर तुर्क अमीरों यानी जो चहलगामी थे 40 सरदारों का गठन जो किया गया था, उसके प्रभाव को बढ़ाने हेतु यह पद बनाया गया था, क्योंकि इन्हीं सरदारों की वजह से बहराम शाह वहां का शासक बना था। 1242 ईस्वी में इसकी हत्या कर अलाउद्दीन महमूद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जो 1246 तक शासन करता है। 1246 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के सहयोग से नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का
शासक बनता है, जो 1246 से लेकर 1266 तक अर्थात 20 वर्ष शासन करता है। नासुद्दीन महमूद शाह शासक बनते ही बलबन को अपना वजीर या प्रधानमंत्री बनाता है, साथ ही उल्लू खां की उपाधि प्रदान करता है। बदले में बलबन अपनी पुत्री का विवाह इससे कर देता है। यह वही नसरुद्दीन महमूद शाह था जो बहुत ही मितव्ययी यानी बहुत कम खर्चीला व्यक्ति था। इसमें एक क्वेश्चन आता कि दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता है, तो ये नसरुद्दीन महमूद ही था। वर्तमान शासक दामाद था और स्वयं ही वजीर था गयासुद्दीन बलबन। तो इस 20 वर्ष के शासन काल में उसने अपनी शक्ति को काफी बढ़ा लेता है और 1266 में अपने ही दामाद को गद्दी से उतार कर और उसकी हत्या करता है और स्वयं शासक बन जाता है। इस तरह से गयासुद्दीन बलबन, जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, 1266 में दिल्ली की गद्दी संभालता है और 1287 ईस्वी तक शासन करता है। इल्तुतमिश का एक गुलाम सैनिक अपनी योग्यता से तुर्कान चहलगामी के 40 विश्वस्त सरदारों में जगह बनाकर फिर धीरे धीरे वजीर एवं शासक बनता है। गद्दी पर बैठते ही बलबन लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता है, अर्थात तलवार के दम पर शासन स्थापित करना। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सुल्तान था जो लौह एवं रक्त की नीति पर विश्वास करता था। नेवते खुदाई यानी अल्लाह की कृपा या रोशनी की उपाधि धारण करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि सल्तनत काल का कौन सा शासक जिले इलाही या न्यायते खुदाई की उपाधि धारण करता है, तो कौन होगा? गयासुद्दीन बलबन। तुर्कान चहलगामी का संस्थापक जो इल्तुतमिश था, ये उसी का उपज था, ठीक है। बलबन इल्तुतमिश का दास भी था, तो उसी का ये 40 विश्वस्त सरदारों में से एक था। इस कारण यहां तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही ये शासक बनता है तो तुर्कान चहलगामी को स्वयं इसका नष्ट इसको कर देता है, ठीक है। बलबन ईरानी संस्कृति से बहुत प्रभावित था, अतः शासक बनते ही अपने दरबार में ईरानी तौर तरीके जैसे सिजदा, घुटने टेक कर सिर झुकाना एंड पाबोस, सुल्तान के पैर को चूमना लागू करता है। तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि सिजदा और पाबोस की प्रथा कौन शुरू करता है, तो गयासुद्दीन बलबन उसका आंसर होगा, ठीक है। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज, जो फारसी साल का पहला दिन होता है, उत्सव को शुरू करता है। तो ये क्वेश्चन यहां से यही बनेगा कि नवरोज उत्सव को किसने शुरू किया था, तो गयासुद्दीन बलबन इसका आंसर होगा। सीरी नाम का नया नगर बसाता है। इस तरह से एक शक्तिशाली सेना का गठन करता है एवं नए सैन्य विभाग दीवाने ए आरिज की स्थापना करता है। यहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि दीवाने ए आरिज का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन बलबन होगा। सामंतों पर निगरानी हेतु गुप्तचर विभाग को अधिक सक्रिय करता है। नियुक्त गुप्तचरों को बरीद कहा जाता है। बलबन अपने आप को कुलीन वंश का बताता था। बलबन के दरबार में ही फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एंड अमीर हसन रहते थे। तो यहां से भी क्वेश्चन पड़ेगा, अमीर खुसरो एंड अमीर हसन किसके दरबार में थे, तो गयासुद्दीन बलबन इसका आंसर होगा। इस तरह से बलबन 20 साल दिल्ली का वजीर रहा और 21 वर्ष शासक रहा, अर्थात 1266 से 1287 तक शासक रहा। 1287 में इसकी मृत्यु आती है। इसकी मृत्यु के बाद उसका पोता कैकुबाद दिल्ली का शासक बनता है 1287 ईस्वी से लेकर 1290 तक। कैकुबाद के बाद उसका पुत्र ट्यूमर्स कुछ महीने के लिए 1290 में गुलाम वंश का अंतिम शासक बनता है, जिसको अमीरों का एक गुट का सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हत्या कर दिल्ली में एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना कर देता है।
इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चलता है, जिसमें से लगभग 11 शासक शासन करते हैं और इन शासकों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी लाभकारी हैं। जल्द ही खिलजी वंश को लेकर आपके सामने मिलते हैं। जय हिंद।